हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल असली क्लास में। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है प्लांट किंगडम और ये चैप्टर है ऑब्वियसली क्लास 11th का। तो देखिए, प्लांट किंगडम में हम पढ़ने किस चीज़ के बारे में, प्लांट किंगडम में हम सीधा प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्लांट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे अपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। एक पहले सीरीज बनाते हैं हम, बायोलॉजी हमने स्टार्ट करी 11th में। अब 11th में हमने चैप्टर 1 करा कि हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करा जाए, उनका नेम कैसे करा जाए। फिर सेकंड में आया क्लासिफिकेशन कि उनको किस कैटेगरी में डालना है, कैसे क्लासीफाई करना है। इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, तो आप हर एक को तो पढ़ेंगे नहीं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते ढूंढते हम चल रहे थे। तो उसी में एक आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आपको याद हो तो, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और फिर प्लांटे और एनिमेलिया। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में जो क्लासिफिकेशन जिसमें पढ़ा था, उसमें हमने फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा ये तीनों की तीनों कंप्लीट कर लिए थे। और प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में मैंने आपको कहा था इसके लिए डेडिकेटेड एक चैप्टर है। तो प्लांट का ये चैप्टर हुआ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 फिर आज जो आता है वो आता है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का। ठीक, तो देखिए प्लांट किंगडम में ऑब्वियसली बात हम प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन प्लांट होता क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है नेम्ड अकॉर्डिंग टू ICBN। आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि नेमिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके लिए एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, एक इंटरनेशनल कोड बनाया जाता है एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल और प्लांट्स के लिए बोटैनिकल। ठीक है, तो प्लांट्स को जो नेम करा जाता है वो ICBN के द्वारा करा जाता है। ये अब कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले उसका हम ऑर्गेनिज्म्स देखेंगे, पहले हम उसके क्या होते हैं उसका नाम देखेंगे, नाम देखने के बाद वो खाता क्या है, फिर उसकी हैबिटाट देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यही सारी चीज़ें देखनी है। तो पहली बात नाम हो गया हमारा ICBN से, नेम अकॉर्डिंग टू ICBN। फिर उसके बाद आता है ऑटोट्रॉफिक। ये जो खाना खाते हैं ये खुद बनाते हैं, ये खुद सिंथेसाइज करते हैं। एक होता है मेड और एक होता है सिंथेसाइज। डिफरेंस आपको 9th वगैरह सब में पता ही होगा। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और न्यूट्रिशन मतलब इनका जो न्यूट्रिशन का जो खाने का तरीका है वो ऑटोट्रॉफिक है। अब आते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सेलुलर लेवल के भी होते हैं ये, टिश्यू लेवल के भी होते हैं, ऑर्गन लेवल तक भी जाते हैं ये। सिमिलरली एनिमल भी होता है ये, लेकिन एनिमल में यहाँ पे पहली बात तो अकॉर्डिंग टू ICZN होता है, वो बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अभी प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट पे ही ध्यान लगाते हैं। ठीक, अब इनके पास ना एक सेल वॉल होती है, इनके पास एक सेल वॉल होती है जो बनी होती है मेड अप ऑफ, ये M/O का मतलब होता है मेड अप ऑफ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं, लेकिन कब नोट्स में आप यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी आप एग्जाम में ऐसे करके मत आ जाना। एग्जाम में करके आ जाओगे नंबर काट लेगा टीचर, बोलेगा एमओ मेरे को क्या पता है। ठीक, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज से, काफ़ी स्टिफ होती है। बाकी ये होता है यूकैरियोटिक्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। थोड़ा अगर धुंध साफ हो रही हो तो दिमाग से पता चले कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो पहले आए हैं। प्रो मतलब पहले, अब प्रो मतलब पहले बड़े होता है और फिर उसके बाद पहले। तो देखो प्रोकैरियोटिक यानी पहले के ज़्यादा जितने भी सारे सेल हैं, और यूकैरियोटिक जो भी नए हैं। अब नए आए हैं तो अब उनके नए फीचर्स होंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, वैसे यूकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। यहाँ पे आप ऐसे भी डाल सकते हो पॉइंट, ये स्टार यहाँ नहीं बनना था। हाँ जी, तो देखिए रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है, सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली कैसे करेगा, ये फ्लावर से करेगा और फ्लावर में भी स्पोर से। और असेक्सुअल में या तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर देगा कि लीफ के द्वारा हो रहा है, रूट के द्वारा हो रहा है, स्टेम के द्वारा हो रहा है, या फिर कर देगा अपना स्पोर से।
तो बस इतना ही था ये आपका ये इंट्रोडक्शन। अब सारी चीज़ें, प्लांट भी बहुत सारे हैं, पूरी एकदम होल वैरायटी है, ठीक है। तो अब हम अब हर एक के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसे क्लासीफाई करेंगे। अब किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, किसने क्लासीफाई करा था, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये धांसू चैप्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट है उससे हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उसके मतलब अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट में भी, तो हम क्लासीफाई तो करेंगे। अब क्लासीफाई किस किस बेसिस पे करेंगे, उस क्लासिफिकेशंस के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो कि आपको सिर्फ गो थ्रू करने हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद रख सको तो और भी ज़्यादा बेटर है। बायोलॉजी में यही तो होता है, आपको सारी चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले अर्ली स्टेजेस में कैसे क्लासीफाई करा गया, नॉन साइंटिफिक तरीके से, बेस्ड ऑन यूसेज की तरीके से, यानी आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई करेगा कि खाने वाले कौन से प्लांट हैं, दवाई वाले कौन से प्लांट हैं, ऐसे। फिर आया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, यानी फ्लावरिंग कैसी है उसकी, एक प्लांट के फ्लावर में भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं, यानी एक तरीके के प्लांट के फ्लावर और दूसरे तरीके के प्लांट के फ्लावर में भी काफ़ी सारी डिफ्रेंशिएट होती है। तो वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखो। तो नेचुरल एनाटॉमी के बेसिस पे, मोर्फोलॉजी यानी कैसा दिख रहा है प्लांट उसके बेसिस पे। फिर आता है फाइलोजेनेटिक कि कैसा दिख रहा है, उसकी एनाटॉमी यानी फ्लावरिंग पार्ट, और एक आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इस फाइलोजेनेटिक में भी 3 तरीके में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक साइटोटेक्सोनॉमी और एक केमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यानी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिनसे इनके कैरेक्टर्स डिनोट करते हैं, और उसी के बेसिस पे इनके जो फीडबैक्स, जैसे नीम है, नीम के कुछ कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके या साइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, जैसे कि आपको लिख रखा है कैरेक्टर्स उनके साइन इन कंप्यूटर, यानी जो उनका डेटा बनाया जाता है एक टाइप का, जैसे कोडिंग होती है ना, जो वैसे कोडिंग नहीं, HTML वगैरह ये सब नहीं, जो नॉर्मल कोडिंग होती है कि हमने A को ये मान लिया, B को हमने ये मान लिया, और यार रुको R को माना ये है ना, M को हमने ये मान लिया। तो अगर मैं RAM लिखना चाहूँ, राम लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँगा, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो ना, और ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ ऐसे ही कि फ्लो, अगर अपोजिट साइड में लीफ हैं तो उसके कुछ अलग साइंस होंगे या फिर कुछ नंबर होंगे, तो ऐसे ही साइन और कंप्यूटर्स में ऐसे डाटा स्टोर करा जाता है, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है। वैसे ही सेल के स्ट्रक्चर में, प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर्स भी डिफर कर जाते हैं, तो उसके बेसिस पे साइटोटेक्सोनॉमी होती है। और क्रोमोसोम्स यानी DNA, न्यूक्लियर पार्ट में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आप सभी को पता है DNA में। तो DNA के बेसिस पे आप कह सकते हो, आप क्रोमोसोम के बेसिस पे जो डिफरेंस आ जाते हैं और हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं प्लांट्स को, तो वो कैसे करते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी वहाँ पे हो रही होती है। ये तो हो गया अपना टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हर तरीके से क्लासीफाई करके तो हम पढ़ेंगे नहीं, हालांकि वो आगे सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ प्लांट के ये 5 पार्ट पढ़ने हैं और पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 5 पार्ट भी क्या बोलूँ मैं आपको, 4 पार्ट ही पढ़ने हैं। एंजियोस्पर्म का पूरा एक चैप्टर है आगे। एंजियोस्पर्म इसलिए इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में सिर्फ ये 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अब देखो एल्गी के भी 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, फायोफाइसियाई। क्लोरोफाइसियाई ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसियाई रेड एल्गी एंड फायोफाइसियाई ब्राउन एल्गी। और ब्रायोफाइटा के भी 2 पार्ट होते हैं, लिवरवॉट और मोसिस। ठीक, तो ये 1 2 3 4 पार्ट हमें पढ़ने हैं।
एक शॉट में एल्गी पढ़ लेंगे, एक शॉट में ब्रायोफाइटा, एक शॉट में टेरिडोफाइटा, एक शॉट में जिम्नोस्पर्म। 4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे तो मर्ज होकर पूरी एक ही वीडियो बनेगी, ठीक है। तो यहीं पे हमारा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। आपको ओवर थ्रू मैंने दे दिया है, मतलब प्लांट किंगडम का जितना भी इंट्रोडक्शन देना चाहिए वो मैंने आपको दे दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप जल्दी से शुरू करते हैं अपने एल्गाई से। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गाई। अब देखो एल्गाई कई बच्चों को लगता होगा कि ये प्लांट है, मतलब प्लांट नहीं एनिमल है, ठीक है। लेकिन देखो ये एनिमल नहीं है, ये प्लांट का ही एक पार्ट है। और अब कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसको ऐसे शॉर्ट नोट टाइप में, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आपको एल्गाई का ये बताना है। आपसे पूछे जाएंगे ऐसे कि एल्गाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है, हैबिटेट पूछा कैसा होता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्गी। 5 नंबर का सवाल दे दिया आपको, या फिर 2 या 3 जितने भी कभी बन रहा है। या फिर आपसे एग्जाम्पल्स है जो यूलेथ्रिक, स्पाइरो वगैरह, कैप्स, वॉलवॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके MCQ बना के पूछ लिया। तो इनको बेस्ट तरीका पढ़ने का यही होता है कि आप इनके से पॉइंट वाइज आप इनके वो कर लो, क्या कहते हैं, नोट्स बना लो। इनके जितने भी छोटे से छोटे पॉइंट्स हैं, अब बहुत सारे बायोलॉजी में हर एक टॉपिक का, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब उन सभी पॉइंट को तो याद नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक प्लांट किंगडम में जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको तो एक एक बारी से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन सबको पढ़ना तो है ही है हमें। प्लांट्स के सारे प्लांट्स हमें पढ़ने हैं, लेकिन सबको ऐसे तो नहीं कि एक एक करके पढ़ें, हम क्लासिफिकेशंस करके पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही एल्गी में बहुत सारे पॉइंट है, आप सबको पढ़ना ही है, तो हम क्लासीफाई करके पढ़ लेते हैं कि हैबिटेट में ऐसा ऐसा होता है, न्यूट्रिशन में ऐसा, स्ट्रक्चर में ऐसा ऐसा होता है, रिप्रोडक्शन में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हैबिटेट क्या हो गया एल्गी की, ज़्यादातर जी रहते हैं पानी में, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स है तो मोस्टली एक्वेटिक में रहेंगे। आपको ये मॉइस्ट सॉइल में पाए जा सकते हैं, गीली मिट्टी में पाए जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो मॉइस्ट फूड। अब मॉइस्ट फूड मतलब थोड़ा सड़ा गला सा जो खाना है, जैसे ब्रेड जो सड़ी गली से उस पर आपने फंगस देखी होगी, तो वो यही होती है। नहीं, वो तो फंगाई होती है, लेकिन एल्गी भी उसी की तरह कह सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका हैबिटेट। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे कि खाना कैसे खाते हैं ये। अब प्लांट है, ऑब्वियसली प्लांट किंगडम में हर एक न्यूट्रिशन जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है। तो एल्गी का न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर इनका सिंपल एंड थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इनका। अभी पूरा प्लांट बना नहीं है। पूरे प्लांट का क्या मतलब, प्लांट एकदम इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक खड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर स्टेम हो, ब्रांचेस हो, लीव्स हो, अंदर रूट्स हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती, लेकिन है तो ये प्लांट ही, तो इसलिए प्लांट लाइक बॉडी कह लो आप, ये थैलॉइड कह लो, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब ये कोनिकल शेप में भी हो सकता है ना, कोन के शेप में भी हो सकता है। यहाँ लिख रखा है ना कैन बी 3 प्रकार के कैन भी हो सकता है, मतलब 3 प्रकार से पाया जा सकता है। कोनिकल में पाया जा सकता है, जिसका एग्जांपल हो गया वॉलवॉक्स एक एल्गी है जो कि कोनिकल शेप में पाया जाता है, और बस ठीक। और फिलामेंटस मतलब वैसे फंगाई पाए जाते हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, वैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। और मैसिव प्लांट बॉडी, यानी बहुत बड़ी प्लांट बॉडी, जो आपने देखा हो समुद्र का जो तल होता है, यानी सी बेड होता है। ये तो हो गया आपका समुद्र, यहाँ पे आप बीच पे नहा रहे हो या जो भी कर रहे हो, ये हो गया समुद्र। तो समुद्र के सी बेड पे आपने देखो इतने बड़े बड़े से थोड़े पहाड़ से होते हैं, और वो पहाड़ रॉक के नहीं है, वो पहाड़ आपने अगर थोड़ा डीप सी में आपने वीडियो वगैरह देखी हो डीप सीज की, तो आपने देखा कि वो हाथ लगाते हैं तो वैसे ही सबकी सब ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहाँ पे फॉर्म सा इकट्ठा कर दिया हो। फॉर्म होता है ना जिसमें तकिया में भरते हैं जो, या सोफे वगैरह में भरते हैं, तो वैसे ही फॉर्म सा वो इकट्ठा कर दिया हो। तो वैसे ही प्लांट की मैसिव बॉडी बना देते हैं। ये मैसिव मतलब बड़ी होता है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ठीक। बड़ी बॉडी बना लेते हैं प्लांट की। अब बड़ी की स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है कि नहीं, इंग्लिश हिंदी तो पढ़ते ही नहीं हम, ठीक।
तो उन स्ट्रक्चर्स को इनका एग्जांपल हो सकता है कैल्प्स। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा एग्जांपल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, एनएलगी कह सकते हो, ठीक। अब आपको एग्जांपल दे दिया वॉल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह, कैल्प्स। कैल्प्स मैसिव प्लांट बॉडी दिखते ही कैल्प्स पे आंख बंद करके टिक कर देना, ठीक जाएगा पक्का। देन आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 प्रकार हैं। एक हो गया हमारा वेजिटेटिव, एक हो गया आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर 3 पार्ट और हैं। तो पहले वेजिटेटिव और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन हमारे एल्गी टॉपिक भी हो जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लांट लाइक बॉडी, जो थैलस है, जो हमारा थैलस है वो डिवाइड हो जाता है फ्रैगमेंट्स में, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, और वही जो टुकड़े हैं अलग अलग, वही फ्रैगमेंट जो हैं वो बाद में न्यू थैलस डेवलप कर देते हैं, यानी न्यू प्लांट लाइक बॉडी डेवलप कर देते हैं। इससे एक और एल्गी बन गया, यानी रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा आसेक्सुअल। आसेक्सुअल में क्या है, बाय आसेक्सुअल ये कैसे करते हैं, आसेक्सुअल के इनके पास स्पोर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए ज़ूस्पोर ले सकते हो। अब ज़ूस्पोर जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड हैं इसीलिए देयरफॉर दे आर मोटाइल, ठीक। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है एल्गी के अंदर। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रकार है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अब आइसोगैमस, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात हो कैसे रहा है, यहाँ पे जैसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से हो रहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंट से हो रहा था, वैसे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से होता है। ये ना गैमेट से होता है, तो हर जगह 2 ही गैमेट पाए जा रहे हैं, लेकिन 2 गैमेट की प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, दो गैमेट की रिलेटिव प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, जिसकी वजह से इनके पार्ट्स ये 3 बढ़ गए हैं। जैसे मान लो अब वो जो 2 गैमेट है वो शेप में भी और साइज में भी एक ही समान है, तो वो हो जाएगा आइसोगैमस। अब ये जो दोनों की दोनों हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, दोनों की दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। जब फ्लैजिलेटेड होंगे उसका एक एग्जांपल दे रखा है आपको यूलेथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे उसका एक एग्जांपल दे रखा है आपको स्पाइरोगाइरा। वैसे ही आइसोगैमस में दोनों गैमेट्स की जो शेप और साइज है वो इक्वल है। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, ये गैमेट नंबर 1, गैमेट नंबर 2, शेप और साइज लगभग सेम है। नाउ एनाइसोगैमस में क्या है, उनकी शेप भी अलग होगी, जो 2 गैमेट्स हैं उनकी शेप भी अलग होगी और साइज भी अलग होगा। देखो जैसे ऐसे गैमेट्स, अब ये तो मैंने उसके लिए बना दिया एग्जाम्पल के लिए, वरना ऐसे थोड़ी त्रिकोण में आपका गैमेट मिल रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक। तो उनका जो शेप साइज है वो डिफरेंट होता है, जैसे ये डिफरेंट शेप है और साइज भी इनका डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए यूडोराइना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो यूडोराइना वाला एग्जाम्पल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यूलोथ्रिक्स, स्पाइन वगैरह, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, ये सब याद रह जाता है, ये याद नहीं रहता और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ तक कि नीट में भी इससे क्वेश्चन आ रखा है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। नाउ आता है ऊगैमस। अब पता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से नीट में से क्वेश्चन बन सकता है या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप होपफुली आप याद कर लेते होंगे। और जब ऐसे टीचर बोलता है ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बच्चा उसे ज़रूर याद करता है। अगर मैं मान लो नहीं बताता, मैं आपको ऐसे ही फ्लो में पढ़ाते चले जाता, मैं आपको बताता ही नहीं कि यूडोराइना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ठीक। तो आप क्या करते हैं, जितनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं उतनी इंपॉर्टेंस इसे भी दे देते हैं, और वहीं पे गलती हो जाती है बच्चों से। क्यों? क्योंकि ये वाला एक तो नाम ही बहुत ज़्यादा अटपटास है, भूल जाओगे। यूलोथ्रिक्स बहुत प्यारा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है एकदम, मतलब ऐसे जीभ से टंग ट्विस्टर, ये टंग ट्विस्टर की तरह यूडोराइना। तो इससे क्या होगा, एक तो वैसे ही भूल जाओगे, और अगर आपने क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस भी दोनों को बराबर दिया तो ये ज़्यादा आप याद रख लोगे, ये थोड़ा कम याद रख पाओगे। अगर मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट है,
तो अब क्या करोगे अब पहले इसे बढ़िया तरीके से याद रखोगे कि यूडोराइना। स्पेलिंग सबकी देख लेना आप, क्योंकि बायोलॉजी में 2 ही जगह मार्क्स करते हैं। पहली बात आपको बता चुका हूँ, एक आपके कंटेंट की कमी के कारण, अगर कंटेंट की कमी है तो ही कटेंगे, और कंटेंट की कमी नहीं होगी अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप याद करोगे, और या तो कंटेंट की कमी होगी या फिर आपकी स्पेलिंग गलत होगी, तो स्पेलिंग आप याद रख लेना। नाउ अब आते हैं ओगैमस पे। ओगैमस काफ़ी स्पेशल केस है। इसमें एक हमारा नॉन मोटाइल होता है और एक गैमेट हमारा मोटाइल होता है। एक चल सकता है, एक नहीं चल सकता, और इनकी शेप और साइज भी डिफरेंट होती है। जैसे ओगैमस में 2 गैमेट होते हैं, एक फीमेल एक मेल। फीमेल जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है, लेकिन नॉन मोटाइल, वो चल नहीं सकता। वैसे ही एक मेल गैमेट है हमारे पास जो कि स्मॉलर इन साइज है, यानी छोटा है, लेकिन वो चल सकता है, वो मोटाइल है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और यहीं पे हमारा एल्गी जो कंप्लीट हो जाता है। नहीं, अभी नहीं होगा। ये जो एल्गी की जितनी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये जनरल एग्जाम्पल्स हैं। अभी तो एल्गी की भी तो मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई एंड फायोफाइसियाई। तो बस उन तीनों की हैबिटेट देखनी, न्यूट्रिशन देखना है, रंग भेदभाव जो भी उसमें आता है वो सारी चीज़ें देख के हमारा एल्गी अपना कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो यूरोथ्रिक्स, अब जैसे आप मान लो आइसोगेमस में यूरोथ्रिक्स पायरो वगैरह याद रख लो, या हाँ ओगेमस में वॉलवॉक्स और फ्यूकस याद रख लो। अभी आगे जाके आप देखोगे वॉलवॉक्स किसी और जगह आ रहा है, मतलब रोडोफाइसियाई, फायोफाइसियाई और क्लोरोफाइसियाई वाली जब हम क्या कहते हैं उसे क्लासिफिकेशन करेंगे तब वॉलवॉक्स और फ्यूकस अलग अलग हो जाएंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस जैसे जैसे बेसिस बदलते हैं वैसे वैसे एग्जाम्पल्स भी इधर उधर होते रहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, हाँ जी, आपसे पूछा गया कि कौन कौन से प्लांट हम खा सकते हैं, तो आप कहोगे मैंगो खा सकते हैं, नीम भी खा सकते हैं, करेले वगैरह भी खा सकते हैं, है ना। अब आपसे पूछ लिया गया मैंगो वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अब आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कौन कौन से दवाई के लिए यूज़ होते हैं। तो अब इसमें क्या कहते हैं, गेहूँ वगैरह तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि गेहूँ दवाई के तौर पे थोड़ी यूज़ होता है। नीम यूज़ होता है, नीम आएगा। तो अब एग्जाम्पल बदल गए ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब एल्गी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एल्गी क्लासिफिकेशन, और एल्गी अपने टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं। हाँ जी, हमारे अब सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन रह रहे हैं एल्गी के, और एल्गी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आइए इसे कंप्लीट कर देते हैं। एल्गी के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप रोडोफाइसियाई पहले याद रख रहे हो फिर क्लोरोफाइसियाई याद रख रहे हो, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसियाई एंड रोडोफाइसियाई। अब देखिए इनके ना कुछ कॉमन नेम होते हैं। क्लोरोफाइसियाई को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता होगा। फायोफाइसियाई को ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, रोडोफाइसियाई को रेड एल्गी कहते हैं। इनके मेजर पिगमेंट क्या है, यानी इनमें होता क्या क्या है। अब एल्गी है, एल्गी में क्लोरोफिल तो होगा ही, तो ग्रीन एल्गी में सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। वही हम ब्राउन एल्गी की बात करें, यानी फायोफाइसियाई की बात करें, तो उसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, और कुछ फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। अब फ्यूकोजेंथिन है क्या, वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, बस आप याद रख लो कि कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको फ्यूकोजेंथिन्स कहते हैं। अब ये इनके एग्जाम्पल नहीं है। फ्यूकोजेंथिन भी एक बहुत टर्म है, एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। उनमें से ही फ्यूकोजेंथिन, किस तरीके की फ्यूकोजेंथिन, कार्टिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स की तरीके के फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं, किसमें? ब्राउन एल्गी में। और वहीं देखें रेड एल्गी में, तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होते हैं, और इनमें प्रेजेंट होते हैं फाइकोराइथ्रिन, ठीक है। तो देखिए आपको याद क्या रखने की जरूरत है, आपको सीक्वेंस याद रखोगे, क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, उसी के बेसिस पे आप ये याद रख लेना है। ए बी, ए सब में ही आएगा, बी के बाद क्या आता है सी, ए सब में आएगा, सी के बाद डी, तो ए बी ए सी ए डी, ऐसे क्लोरोफिल याद हो गए। अब फ्यूकोजेंथिन और फाइकोराइथ्रिन आप याद रखें। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले है फाई,
तो फाई का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कार्टिनॉइड हो जाएगा, लेकिन फाई यहाँ पे आ जाएगा फाइकोराइथ्रिन में, ठीक है। अब ये अपना खाना कैसे स्टोर रखते हैं, जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी, वो स्टार्च के फॉर्म में खाना अपना स्टोर रखते हैं, ब्राउन एल्गी रखते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स में। अब वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी काफ़ी सारे फॉर्म्स होते होंगे, अब वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं ये देख लेते हैं। मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। 1 मिनट रुकना जरा, आप पहले ना इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक जितना भी आपका हमारा कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल वगैरह सब कुछ है, हर एक पॉइंट है। अगर आपसे डिफरेंशिएट पूछ लिया और आपने एक लंबी सी आपको शीट मिलती है, उस लंबी शीट में आपने पूरी टेबल छाप दी, तो आपको 5 के 5 ऐसे नंबर लगाएंगे, ऐसे टिक मारेंगे 5 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया स्टोर्ड फूड, ऐसे खाना रखते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मैनिटोल और लेमिनेरिन। वैसे ही रोडोफाइटा यानी रेड एल्गी में फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में खाना प्रोड्यूस होता है। अब होते क्या है फ्लोरिडिन स्टार्च, काफ़ी वेरी सिंपल, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन अगेन वही कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म्स है। हाँ, ग्लूकोज जब टूट जाता है तो ग्लाइकोजन बनाता है, वैसे ही है एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, फ्लोरिडिन स्टार्च। होता क्या आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस रटना है, आपको ये याद रखना है कि इस तरीके से फूड ये स्टोर करता है। अब करते हैं सेल वॉल की बात। देखिए जब भी मान लो ये प्लांट सेल है, ऑब्वियसली बात है प्लांट के आने पर प्लांट सेल ही होगा, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? एनिमल सेल वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन उनमें से एक डिफरेंस ये भी है कि जो प्लांट सेल है उन्हीं के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। प्लांट सेल रेगुलर शेप में होते हैं, हमेशा उनके पास पॉइंटेड एजेस होंगे, लेकिन जो एनिमल सेल है वो गोल भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे तिगड़े मेड़े से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखिए, इन दोनों की रेस कर देते हैं। हाँ जी, तो देखिए सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक ये तो हो गया अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर प्लांट सेल के ऊपर एक सेल वॉल होती है, एक स्टिफ वॉल होती है सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्शन देती है इन्हें। आप इसके बारे में चैप्टर नंबर 8 सेल के जो सेल चैप्टर है उसके सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, सेल के हर एक ऑर्गेनल के बारे में डीप में पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिए सेल वॉल है। अब सेल वॉल की एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक होगी आउटर मेम्ब्रेन क्या कहूँ, इनर वॉल होगी, एक होगी इनर वॉल अंदर वाली, और एक होगी आउटर वॉल। तो देखिए इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान, हाँ कोई मान लो कोई एक सुंदर इंसान है कोई, और कोई एक भद्दा इंसान है। ऑल्दो हमारे पास कोई राइट ही नहीं है हम किसी को भद्दा कहें किसी को सुंदर कहें, ठीक है। कैसे दूँ एग्जाम्पल? चलो ठीक है, मान लो 2 तरीके के इंसान हैं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या उनके अंदर तो वही एक सोल आत्मा है, और उसके और ज़्यादा आप डीप में जाना चाहो, सोल आत्मा से तो काफ़ी डीप में चले गए, लेकिन थोड़ा अगर साइंटिफिक वे में बोले तो वही मांस वगैरह, सब मांस है, हड्डी वगैरह, सबके अंदर एक ही चीज़ है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो शाहरुख खान जी हो, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वो अंदर तो सब हड्डी वगैरह मांस वगैरह से बने हैं, बाहर फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग पड़ जाता है। तो वही चीज़ सेल वॉल में भी है। सेल वॉल में अंदर सब एक जैसा ही है, अंदर सबकी सेल वॉल, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो सेलुलोज से बनी है, ब्राउन एल्गी हो सेलुलोज से बनी है इनर लेयर, और रेड एल्गी की भी सेलुलोज इनर लेयर से, इनर जो लेयर है वो सेलुलोज से बनी है। लेकिन जो आउटर लेयर है यानी ये वाली लेयर जो है वो बनी है ग्रीन एल्गी की पेक्टोस से बनी है, ब्राउन एल्गी की एल्जिन से बनी है। एल्जिन की एक जेलेटिनस कवरिंग हमें देखने को मिलती है, और रेड एल्गी की आउटर लेयर जो है वो पैक्टिन से बनी है और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
आपसे मतलब ऐसे पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन आया था, मैंने एक क्वेश्चन देखा था पेपर में कि जो एल्गेन है आपसे पूछ लिया गया कि 1 नंबर में डिफाइन व्हाट इज एल्गेन। तो सिंपल आप लिख सकते हो एल्गेन इज एन मटेरियल बाय विच आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी इज मेड, ठीक, इज मेड। एंड एल्गिन का एक और फीचर होता है जो कि आगे आप पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी रीड करना ना, उसमें पता चल जाएगा आपको। एल्गिन को शायद बेचा जाता है, कमर्शियल यूज में भी शायद आता है, शायद कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। होता है फ्लैजिला नंबर, शेप, पोजीशन। अब हालांकि पता है सेल है, सेल के पास फ्लैजिला होता है, नहीं भी होता है, जैसे यहाँ पे एब्सेंट भी है। तो फ्लैजिला काम किसका आता है? फ्लैजिला काम आता है मूवमेंट के, तो इसलिए ये नॉन मोटाइल है। एब्सेंट है, फ्लैजिला है नहीं, तो मूव कर ही नहीं पाएगा, तो मोटाइल ही नहीं है। अब ये दोनों मोटाइल है, इन दोनों का देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी के 2 से 8 इक्वल मतलब इनकी जो शेप होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है। और जो पोजीशन है वो एपिकल है। एपिकल मतलब ऊपर की तरफ, ये देख रहे हैं ना आप, ऊपर जो यहाँ ऊपर की तरफ में उग रहे हैं। वैसे ही ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला नंबर है वो 2 हैं, लेकिन इसके अनइक्वल होते हैं। एक थोड़ा लंबा चला गया तो एक थोड़ा छोटा रह गया, ऐसे अनइक्वल रहते हैं। और पोजीशन रहती है इनकी लेटरल, ऐसे लेटी हुई रहती है। वैसे रेड एल्गी में तो एब्सेंट रहते हैं, एकदम नॉन मोटाइल मतलब मूव ही नहीं कर सकता। अब फ्लैजिला कैसे मूव कर, फ्लैजिला है ही नहीं, कैसे मूव कर जाएगा। वैसे ही अब इनकी हैबिटेट देख लेते हैं। तो जो एल्गी ग्रीन एल्गी है, एल्गी में भी ग्रीन एल्गी है, वो फ्रेश वाटर में रह सकता है, ब्रैकिश वाटर में रह सकता है, सॉल्ट वाटर में रह सकता है। देखो फ्रेश वाटर होता है नदी का पानी, बिल्कुल सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन रहती है वो एकदम लो रहती है। और एक सॉल्ट वाटर होता है, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा होगी, जो कि है सी का, समुद्री पानी। लेकिन जब उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, या फिर आप कह सकते हो उन दोनों के बीच का, कि सॉल्ट कंसंट्रेशन जो हमारा फ्रेश वाटर है उससे ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इससे कम होगी। यानी पूरी तरह वो खारा पानी भी नहीं है ना, पूरी तरह वो मीठा पानी, थोड़ा बीच का है। तो उस स्टेज के पानी को हम कह सकते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में काफ़ी कम पाए जाते हैं, रेयरली चांसेस हैं पाने के। ब्रैकिश वाटर में वो पा सकते हैं, सॉल्ट वाटर में पा सकते हैं। वैसे ही रेड एल्गी भी फ्रेश वाटर में कुछ पा जाते हैं, रेयर और कुछ में अंतर है, ठीक। और ब्रैकिश वाटर आपका मतलब ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाएंगे, और सॉल्ट वाटर में अधिकतर ये पाए जाते हैं। मोस्ट उधर लिखा भी हुआ है, आप ऐसे लिख के भी आ सकते हो एग्जाम में। आपसे पूछ लिया गया हैबिटेट पूछ लिया, आप तो ये याद रखते जाओगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। अब सब में थोड़ी ये होता है, इसका सॉल्ट वाटर में ज़्यादा होते हैं। अब जनरल चीज़ें अगर देखें तो उसके हिसाब से इसका हैबिटेट सॉल्ट वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सम लिखना जरूरी है, सम मोस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें लिखना जरूरी है। अब वही आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके क्लैमिडोमोनास, ये ए है, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगाइरा, चारा, ठीक। चारा वही घास फूस खाने वाला, लेकिन वो नहीं है, एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी में हमारा आ गया एक्टोकार्पस, स्कैल्प्स, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगेसम, फ्यूकस, ठीक। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी में हमारे एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जाइलिडियम। और यहीं पे हमारे जो एल्गी जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अभी भी रह जाती है, मैं आपको दिखाऊं। एक चीज़ है, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं एल्गियस फूड से, मतलब कुछ एल्गी फूड की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं। तो अभी आपके सामने एक पेज या फिर आप कह सकते हैं एक इमेज आ रही होगी, जिससे जो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट काम्स में ये एल्गी की जो एग्जांपल्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी डिफरेंट टाइप ऑफ काम में, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स में यूजेस हो रहे हैं।
ठीक, तो यहीं पे हमारा एल्गी हो जाता है पूरा खत्म। अब चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रायोफाइटा। अब देखो ब्रायोफाइटा में इसका हैबिटाट, स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और लाइफ साइकिल इसकी पढ़नी है। तो चलिए पढ़ते हैं, हैबिटाट से शुरू करते हैं। हैबिटाट क्या है? मोस्ट शेडेड एरिया में रहते हैं और ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा नमी में रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा परछाई वाले, मतलब जो एकदम शेडेड, एकदम जो परछाई वाले प्लेस होते हैं, डार्क प्लेस में हो, डार्क प्लेस भी होना चाहिए और थोड़ा ह्यूमिड यानी थोड़ी नमी वाली जगह भी होनी चाहिए, वहाँ पे ये पाए जा सकते हैं। AK का मतलब होता है आल्सो नोन अस, ठीक है, आल्सो नोन अस एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये प्लांट जो है वो पूरा किंगडम है, और जो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ये इसके डिवीजन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एक, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या फिर कह सकते हो सॉइल। तो देखो प्लांट सक्सेशन होता क्या है, आप जैसे मान लो, अब जैसे वाटर में पाए जा सकते हैं, ये एम्फीबियन है, वाटर में भी पाए जा सकते हैं और लैंड में भी पाए जा सकते हैं। जैसे मान लो नदी है, नदी में भी पाए जा सकती है ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रॉक रखा हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रॉक है और यहाँ से वाटर बह रहा है। तो अब इसके जो रॉक के ऊपर ना हल्की हल्की लेयर आ जाती है। किसकी लेयर आ जाती है? ब्रायोफाइटा की लेयर आ जाती है। अब ब्रायोफाइटा की लेयर सिर्फ लेयर ना बन के वो अंदर सक्सीड करने लग जाती है, ऐसे क्रैक्स बनाने लग जाती है। अब इन क्रैक्स के कारण क्या होता है, ये जो सॉइल होती है या फिर जो भी रॉक है ये टूटने लग जाता है, ठीक है। तो क्रैक डेवलप हो जाता है और उसी प्रोसेस को प्लांट सक्सेशन कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर मेरे को ये लिखना होता मैं इधर भी लिख सकता था, इधर एकदम एक पूरा पॉइंट बना के इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लांट लाइक बॉडी होगी, यानी प्लांट बॉडी नहीं है इनके पास, लेकिन प्लांट लाइक बॉडी है। इसका क्या मतलब है? इनके पास ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, लेकिन इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे भी यहाँ लिखा हुआ है प्लांट लाइक बॉडी, जिसे हम थैलस भी कहते हैं, थैलस होता है इनके पास और वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। इट हैज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, शूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ना पूरी रूट है, ना पूरी शूट है, ना पूरी लीफ है, इनके तरह तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखो हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे काव हो गया और बिफेलोज वगैरह, ठीक है, गाय भैंस वगैरह, उनके चारे के काम में आ जाता है। फिर आते हैं स्फेंगम। स्फेंगम ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है जो कि यूज्ड एज फ्यूल पैकेजिंग मटेरियल। फ्यूल को जो पैक जिससे करते हैं वो स्फेंगम से ही बनता है। और सक्सेशन ऑन रॉक्स जो यहाँ पे बताया था ना, वही चीज़ है ना। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल एक की, अगर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें से किसी एक की भी आप लाइफ साइकिल पढ़ लोगे ना, तो मतलब अच्छे से पढ़ लोगे, पढ़नी तो तीनों की है लेकिन किसी एक की भी अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी की जो दो होंगी वो काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, थोड़े बहुत ही चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो थैलस ऑफ ब्रायोफाइटा। एक बात हमेशा याद रखना, जो ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट होती है। गैमीटोफाइट का क्या मतलब है? यानी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और टेरिडोफाइट की होती है स्पोरोफाइट, यानी वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो थैलस है ब्रायोफाइटा का, या फिर कह लो प्लांट बॉडी है जो भी ब्रायोफाइटा की प्लांट लाइक बॉडी है, वो सबसे पहले गैमेटोफाइट हो गया, यानी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। तो मेल के पास हमारे पास एंथेरिडियम आ जाएगा। एंथेरिडियम एक ऑर्गन हो गया, सेक्स ऑर्गन मेल के लिए, और आर्किगोनियम हो गया फीमेल के लिए।
एंथेरिडियम से गैमेटोफाइट है तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो एंथेरिडियम से एंथेरिजॉइड गैमेट प्रोड्यूस होता है, और आर्काइगोनियम से एग शेल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है आर्काइगोनियम। आर्काइगोनियम इसका, या फिर आपके लिए आर्काइगोनियम गोनिया ऐसे कुछ होता है इसका, ठीक है। फिर एंथेरिजॉइड और आर्काइगोनियम बाद में फर्टिलाइज कर लेते हैं, ये हो गया गैमेट, ये हो गया एग, और इसकी जो शेप होती है वो फ्लास्क लाइक शेप होती है। फ्लास्क लाइक शेप जैसे आपने कटोरी देखो जो प्याली होती है ना, वैसी उस तरीके की शेप होती है इसकी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब वही फ्यूजन ऑफ मतलब दो जो सेल होते हैं मिलते हैं, फ्यूजन ऑफ दो सेल, टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। अब स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन गैमेटोफाइट से अटैच होता है, यानी ऐसा कुछ गैमेटोफाइट हो जाएगा तो उसके ऊपर ऐसे स्पोरोफाइट अटैच होगा, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल नीड। अब क्यों अटैच होगा, उसको कोई क्या बोलता है, उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रिशनल नीड के कारण वहाँ पर स्पोरोफाइट अटैच होता है। बाकी स्पोरोफाइट अब अगेन स्पोर बनाएगा, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बना देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ पे मियोसिस हो रहा है और कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। एक बार रुकना, ये रहा डस्ट, हाँ जी। मियोसिस, माइटोसिस में आप यहाँ पे देख सकते हो ये टी आ रहा है, टी कैसा है, थोड़ा पॉजिटिव साइन क्या है। अब पॉजिटिव क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो है नहीं तो लेकिन इक्वल तो रह सकते हैं ना। अब पहले में पॉजिटिव तो दूसरे में क्या होंगे नेगेटिव, यानी मायोसिस में आपको पता चल गया इसमें घटेंगे, यानी अगर 2n है, 2n क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से मतलब डिवाइड होके n ही क्रोमोसोम बचेंगे, लेकिन माइटोसिस में अगर 2n है तो डिवाइड होने के बाद भी 2n क्रोमोसोम ही बटेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, यानी जितने 2n इधर हैं उतने 2n इधर होंगे, और भी अगर ऑर्गेनिम्स आते हैं तो वहाँ पे 2n हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रही चीज़ें, जैसे 2n है तो n+n में बढ़ जाएगा, और भी n हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब सेक्स बॉडी से जब गैमेटोफाइट बना तो यहाँ पे क्या हुआ, n से n गया है ना, कोई चेंजेस n/2 तो नहीं हुआ ना, तो n से n गया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका माइटोसिस, यहाँ पे भी माइटोसिस। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, जाइगोट से स्पोरोफाइट जो भी बना 2n से 2n बना है तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। अब ये 2n से n बन गया तो यहाँ पे मियोसिस हुआ है, और n से n दोबारा यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। बाकी बस इतना ही है ब्रायोफाइटा का अभी हमने ना जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी, लाइफ साइकिल थी, जनरल लाइफ साइकिल थी। अब इस पे 2 टॉपिक और आते हैं, इसके क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम, लिवर वॉर्ट्स और मोसिस में। तो आइए पढ़ते हैं अपने लिवर वॉर्ट्स। तो ब्रायोफाइटा को स्वाहा करने के बाद हमें अब उसकी क्लासिफिकेशंस को भी स्वाहा करना है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं लिवर वॉर्ट्स। तो देखो लिवर वॉर्ट्स क्या है, उसके पहले हम हैबिटाट स्ट्रक्चर, थैलस कैसा दिखता है, रिप्रोडक्शन, और ये 2 डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इनके बिना आप ये चीज़ समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। हैबिटाट क्या है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब नमी, और शेडेड मतलब परछाई टाइप एरिया में रहते हैं, अंधेरे एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये वही है जो शक्तिमान में होता है ना, अंधेरा कायम रहे, ये वही है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर में प्लांट बॉडी नोन एज थैलॉइड। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उन्हें थैलॉइड कहा जाता है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है लिवर वॉर्ट्स का, जो है मार्केंटिया, ठीक। फिर उसके बाद अब आते हैं, इसके बात करते हैं इसके थैलस पे, यानी इसकी जो प्लांट लाइक बॉडी होती है उसकी बात करते हैं। ये डोरिस वेंट्रल होती है। डोरिस वेंट्रल का क्या मतलब है, एनसीईआरटी में लिखा होगा डोरिस वेंट्रल टाइप इसका थैलस होता है, लेकिन डोरिस वेंट्रल का मतलब क्या है, डोरिस वेंट्रल का मतलब होता है सिंपल सा
जिसमें दोनों साइड प्रेजेंट हो, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। अब ये डॉरस और वेंट्रल साइड क्या होता है, थोड़ा टॉपिक से बाहर जाके बताते हूँ। जब आप देख रहे हो किसी एनिमल को देखो या फिर ह्यूमन को देखो, जब ह्यूमन होमो इरेक्टस नहीं थे, होमो इरेक्टस का मतलब जैसे इंसान कुछ ऐसा ही था पहले, ड्राइंग पे मत जाना भाई, हाँ कुछ ये उसके 4 पैर हो गए, थोड़ा लेट के ही थोड़ा क्रॉल करके ही चलता था, फिर थोड़ा थोड़ा अब इंसान ऐसा है, होमो इरेक्टस है। यानी इरेक्ट का क्या मतलब होता है, सीधा जो खड़ा हुआ हो, तो वही यहाँ पर है। होमो इरेक्टस बनने से पहले जब इंसान ऐसे अपने 4 कदमों पे ऐसे चलता था, तब जो उसकी बैक वाली साइड है ना, बैक वाली साइड, उसे कहा गया डोर्सल, और जो नीचे वाली साइड है, जो फ्रंटियर साइड है, वो हमारी हो गई वेंट्रल। और अब जब खड़ा हो गया तब भी वही माना जाएगा, बैक वाली साइड को डोर्सल, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये बैक वाली साइड हो गई डोर्सल और वेंट्रल वाली हो गई कौन सी, फ्रंट वाली। तो ये तो हो गई इंसान की बात, ऐसे आप जानवर में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात रही प्लांट की, तो जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर वाला पार्ट डोर्सल माना जाता है और नीचे वाला पार्ट वेंट्रल माना जाता है, ठीक है। फिर अब करते हैं इनकी बात। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजली, टॉपिक कह रहा हूँ, पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजली अप्रेस्ड टू सबट्रेट। अब सबट्रेट क्या होता है, क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब तो समझ आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा ये चिपके रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास में रहते हैं किसके, सबट्रेट के। अब सबट्रेट क्या होता है, ये जो इनकी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये एक गैमेटोफाइट बॉडी है जिसपे ये आर्केगोनिया 4 प्रेजेंट है। अब ये पता है क्या है, ये मार्केंटिया का ही डायग्राम है, मार्केंटिया का डायग्राम है, लेकिन फीमेल वर्जन है। अब मेल कैसे बनाएंगे इसे, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं ये भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन हल्का सा यूं बन जाएगा, इसकी पंखुड़ी की जगह ये ऐसा थोड़ा अमीबा लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बन जाएगा। हाँ, वो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो होती पत्ती सी है, लेकिन उसकी शेप अमीबा लाइक हो जाएगी, ठीक है। तो वो बन जाएगा आपका एंथेरिगोनिया 4, ठीक है। जैसे आप जानते हो मेल में क्या करते हैं हम, एंथेरिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ, नहीं लिखा क्या, चल कोई बात नहीं, मेल में लिखते हैं एंथेरिया, एंथर, एंथर किस में होता है, मेल पार्ट या स्टेमन पार्ट है, और जो ओवरी का पार्ट होता है उसको हम क्या लेते हैं, आर्काइगोनियम। तो फीमेल के लिए आर्काई और मेल के लिए एंथर फ्लावर में यूज़ करते हैं, ठीक, फ्लावर कहता हूँ, प्लांट में यूज़ करते हैं। तो अब ये जो नीचे बेसल पार्ट है ना, जिसपे ये चीज़ खड़ी हो रखी है, यही चीज़ हमारा सबट्रेट है, सबट्रेट है। और इसी के यहाँ पे बता रखा है कि क्लोजली अप्रेस्ड रहता है सबट्रेट के। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज राइजोइड। इनके पास यहाँ पे देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर यही इनके पास होता है और इन्हें राइजोइड कह रहे हैं। फिर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, इनके पास छोटी छोटी पत्तियां लाइक लीफ नहीं होती, लेकिन लीफ लाइक अपेंडेजेस कह रहे हैं। अपेंडेजेस का तो मतलब समझते होंगे पार्ट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे ना चलो रिप्रोडक्शन के साथ ही साथ समझाएंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है इनके पास, सेक्सुअल भी, आसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। आसेक्सुअल में बाय फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में टूट के फिर अपना रीजनरेट कर जाएंगे, जो वैसे हो सकता है, और बाय एसेक्सुअल बट यहाँ पे जो क्या है ये लिवर वॉट के ऊपर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये गोला स्ट्रक्चर में नहीं है, गोला मैंने मार्क करा है, रेड से करना चाहिए था मेरे को, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे जिसका नाम है गैमा कप। अब उस गैमा कप में गैमी नाम के बर्ड्स होते हैं जो कि आसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ठीक। अब वो क्या करते क्या है, ये कहीं भी शेड ऑफ हो जाएंगे, ये कहीं भी झड़ जाएंगे और झड़ के जर्मिनेट होके एक नया ब्रायोफाइटा आपको क्या दोबारा जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट होके एक नए ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी बना देंगे, ठीक है।
तो देखो गैमी असेक्सुअल बर्ड है, कहाँ से बनता है, फॉर्म बाय गैमा कप, अभी आपको बताया। और ये गैमा कप कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ये। फिर उसके बाद अब सेक्सुअली कैसे होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पहले मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो फीमेल है और फीमेल की तरह बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, बस ऊपर का स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। जहाँ ये वाले स्ट्रक्चर आ गया वहाँ हो जाएगा ये मेल, लेकिन जहाँ ये वाला स्ट्रक्चर आ गया वहाँ हो गया ये फीमेल। ठीक, तो हाँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग, मार्केंटिया अलग अलग होंगे, एक फीमेल वाला होगा एक मेल वाला होगा, जैसे अभी आपको बताया कैसे कैसे होंगे, इमेजिन कर पा रहे हो। अब वहाँ से आएंगे गैमेट्स। अब इमेजिन करना, इमेजिन करोगे कि ऐसे याद रखोगे, याद नहीं रहेगा। अब कितना याद रख लोगे, स्पोरोफाइट याद रख लोगे, गैमेटोफाइट याद रख लोगे, गैमिक कप याद रख लोगे, लेकिन कितना ही याद रख पाओगे, वही बात है। ठीक, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आके फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ के आगे मिलते हैं, फिर उसके बाद एक आपका स्फेरोफाइट बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ हो गए, गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेटोफाइट ही जर्मिनेट करके, जर्मिनेट कहूँ या फिर कह लो प्रोड्यूस करते हैं स्पोरोफाइट एक बॉडी बना लेती है। स्पोरोफाइट ये पूरी बॉडी है। अब जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी बट जाता है, किसमें, एक फुट में, ये जो नीचे वाला पार्ट है, एक सेटा में, और एक होता है हमारा कैप्सूल में। ठीक है, अब कैप्सूल हो गया। अब बाय माइटोसिस का मैंने आपको बताया था, माइटोसिस TR है तो पॉजिटिव का साइन है, 2n का 2n ही जाएगा, लेकिन मियोसिस में 2n का सिर्फ n जाता है। तो अगर यहाँ पे 2n होंगे तो यहाँ पे सिर्फ n जाएंगे। तो बाय मियोसिस स्पोर फॉर्म्स इनसाइड कैप्सूल, मियोसिस के द्वारा जो कैप्सूल के अंदर स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ कैप्सूल के अंदर होते हैं, ना सेटा के अंदर ना फूट के अंदर, सिर्फ कैप्सूल के अंदर स्पोर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर स्पोर जो होते हैं, जो कैप्सूल के अंदर स्पोर है, वो जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होके एक और गैमेटोफाइट बना देंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हो, लिवर वॉट हमारे किसका पार्ट है, ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा एक स्पोरोफाइट बॉडी है या फिर गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेट प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो अब आगे आएगा टेरिडोफाइट, वो स्पोरोफाइट होगा, वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो जर्मिनेट स्पोर जो होगा कैप्सूल में वो जर्मिनेट हो जाएगा और गैमेटोफाइट बना देगा, जो कि फ्री लिविंग है। एक और बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हैबिटाट क्या है कि मॉइस्चर शेडियर स्ट्रक्चर है, प्लांट, इनकी जो प्लांट की बॉडी है पूरी, इसको थैलॉइड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। आपको इसका एकमात्र एग्जांपल दिया गया है मार्केंटिया। अब इसके थैलस के बारे में बात करते हैं, यानी इसकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं। डोरिस वेंट्रल होते हैं, इसमें डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ये क्लोजली पैक्ड होता है सबट्रेट के क्लोजली अप्रेस्ड होता है। और इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका राइजोइड कहते हैं। इसके पास गैमा कप है, जिनसे ये गैमा कप कह लो या फिर और आप कह सकते हो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस भी होते हैं इसके पास। गैमा कप और लीफ लाइक अपेंडेजेस अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत करना। लीफ लाइक अपेंडेजेस भी होते हैं इनके पास। फिर आते हैं हम इनके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, गैमा कप है, गैमा कप शेड ऑफ हो जाएंगे, शेड ऑफ होके जर्मिनेट होके एक और गैमेटोफाइट बना देंगे। इनके अंदर भी असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, आप कह सकते हो असेक्सुअल बर्ड होते हैं, जिनका नाम है गैमी। ठीक, अब ये होते कैसे हैं गैमा कप, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कह रहा हूँ, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा के सेल के बने होते हैं। अब अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आ गया कि मार्केंटाई का आप डायग्राम बनाओ, लेकिन पूछ लिया मेल बनाओ या फीमेल बनाओ, कोई एक बनाने के लिए आपसे बोल दिया, तो मान लो आपने बना दिया, ये वाला बना दिया। आपको ऐसे याद रखना है कि जहाँ पंखड़ियाँ आ रही हैं वहाँ फीमेल है, और जहाँ पे थोड़ी बिगड़ी हुई सी शक्ल है वो मेल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब आपका आता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इसमें, वो सारे इस डायग्राम में हो जाएगा। यहाँ पे ये बेसल रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो लिवर वॉट के पास होती है, जिन्हें राइजोइड कहते हैं। फिर यहाँ पे लीफ निकल रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही निकल रहे हैं, या फिर अपेंडेजेस आप कह सकते हो। यहाँ से हमारा स्पोरोफाइट बॉडी बनती है, और स्पोरोफाइट में 3 में डिफरेंशिएट हो जाती है, एक कैप्सूल में, एक सेटा में, ये पूरी सेटा हो गई, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो फुट हो गया। ठीक, अब स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल वाला पार्ट है, कैप्सूल वाले पार्ट में इस पे स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर
स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे और अब स्पोर यहाँ पे बने कैसे, स्पोर यहाँ पे बने थे, डिफरेंशिएट हो गया था ना, तो बाय मियोसिस अगर पूरी स्पोरोफाइट पे मतलब स्पोरोफाइट पे 2n तो यहाँ पे n हो जाएंगे, तो स्पोर फॉर्म हो गए थे कैप्सूल में। अब कैप्सूल जब स्पोर नीचे गिरेंगे या फिर कैसे भी बाय एयर या बाय कह लो बर्ड कह लो मधुमक्खी कह लो कुछ भी कह लो, उससे जैसे ही ट्रैवल होके कहीं से फेवरेबल कंडीशन दिखी वहीं जर्मिनेट हो जाएगा और एक और नया गैमेटोफाइट बॉडी बना लेगा जो कि फ्री लिविंग है, जो कि जिंदा रह सकता है, और यहीं पे हमारा एक और नया लिवरवॉर्ट बन जाएगा। तो बस यही है लिवरवॉर्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोसिस, उसे भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोसिस। अब देखो मोसिस में क्या क्या है। मोसिस में ना इसकी हैबिटाट हमें बता रहा है कि ना हमें इसका न्यूट्रिशन बता रखा, हमें क्या क्या चीज़ें बता रखी है, रिप्रोडक्शन बता रखी है, और एनसीईआरटी में ऐसे शुरू होती है इसकी कि मोसिस की जो भी लाइफ साइकिल है तो उसका प्रीडोमिनेंट स्टेज का क्या मतलब, पहले से ही जिसने मतलब जिस स्टेज ने पहले से ही उसकी पूरी लाइफ साइकिल पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा हो, बहुत ज़्यादा हिंदी बोल दी, प्रीडोमिनेंट स्टेज उसे ही कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी उसकी जितनी भी पूरी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के हर एक स्टेज में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो रहेगी, और वो है क्या, वो है गैमेटोफाइट। तो यानी मोसिस की लाइफ साइकिल में हर स्टेज पे वो गैमेटोफाइट रहेगा ही। अब गैमेटोफाइट में भी उसके पास दो स्टेज आ जाती हैं, एक प्रोटोनेमा स्टेज, एक लीफी या सेकेंडरी स्टेज भी कह सकते हो, इसे फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हो। अब प्रोटोनोमा स्टेज क्या है, डेवलपमेंट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ये जब शुरुआत में जब ये बर्थ लेता है, बर्थ क्या लेता है, जब कह सकते हैं ग्रो होता है ना, तब ये सीधा स्पोर से डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर डेवलपमेंट होती है। इसकी जितनी भी डेवलपमेंट होती है, जब ग्रो हो रहा होता है तब डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर ग्रो होता है। इसके स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ग्रीन कलर है, ब्रांच्ड है, कभी कभी ब्रांच में भी आ सकता है, फिर फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, यानी अधिकतर ये फिलामेंटस में पाया जाता है, और क्रीपिंग भी है, रेंगता भी है, ठीक है। फिर आगे आता है लीफी स्टेज, या फिर आप कह सकते हो सेकेंड स्टेज। ये कैसे होता है, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बड। आपने देखा होगा जैसे प्लांट जब बड़ा होते जाता है तो जब ये मोसिस की बात हो रही है, मोसिस सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, उसका फिलामेंट बना, वो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, क्रीपिंग कुछ टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया वो। अब जब वो धीरे धीरे बड़ा होते गया तो वो लेटरल बड बन गया, तो उस लेटरल बड को ही हम सेकेंडरी प्रोटोनोमा कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनोमा से जो स्टेज बाहर आती है वही होती है लीफी स्टेज, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है, जो लीफी स्टेज है वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनोमा से एज लेटरल बड। फिर आता है हमारा कंटेन अपस्ट्रेट, यानी ऊपर की तरफ जाने वाला सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब आप कह सकते हो डेलिकेट, या फिर आप कहते हो एलोंगेटेड शेप, एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, यानी एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें वो ऊपर की तरफ स्पाइरल होते होते लीफ वहाँ पे बियर होती हैं, उनके ऊपर मतलब लीफ होती हैं। आर मल्टी सेलुलर एंड हैव ब्रांच राइजोइड वही रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये राइजोइड जो लिख रखा है वो लिख रखा है रूट लाइक स्ट्रक्चर। उनके पास पहली बात तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एवं उनके पास ब्रांच राइजोइड होती है, मतलब ब्रांच रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बियर सेक्स ऑर्गन्स, उनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑब्वियसली किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब बात आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के हमारे पास, सबसे पहले आसेक्सुअल देन सेक्सुअल। सेक्सुअल में इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी हम पढ़ लेंगे। आसेक्सुअल में ये कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, सिंपल सी बात है, जितने भी ये लो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा आसेक्सुअल करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में डिपेंड करता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी कौन सी चीज़ें अपनाते हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये अपनाता है फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन करेगा, या फिर एंड आएगा इधर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से करता है किसमें, पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज पे जब आता है तब ये करता है बडिंग, ठीक।
जब दूसरी स्टेज पे आया तब बडिंग करेगा, टूटेगा, फिर फॉर्म होगा, फ्रेगमेंटेशन में वो इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, वो जनरेट कर जाएंगे। देन हमारा आता है सेक्सुअल में क्या होता है, इसके पास जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जब मेल में होता है एंथीरिडिया और फीमेल में आर्काइगोनिया। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेल के लिए हम एंथरी शब्द यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए आर्काई शब्द यूज़ करते हैं। बाकी अगर स्पोर्स आ गए तो एंथेरिडियम, आर्काइगोनियम लगा दो, है ना। जब जो इरेक्टर स्ट्रिक्स आता है, जैसे लिवर वॉट में पीछे हमने देखा था, आर्काइगोनिया 4, अगर वहीं मेल में होता तो हम उसकी नेमिंग कर देते हैं एंथेरिडियो 4, ठीक है। तो वहीं पे ये हमारा मेल का हो गया, हमारा फीमेल का हो गया। एंथेरिडिया इधर से आ गया, आर्काइगोनिया इधर से आ गया। एकदम इमेजिन करते हुए चलना, इमेजिन करते हुए चलोगे तो क्या होगा, आपको सारी की सारी चीज़ें अभी की अभी याद होती चली जाएंगी। एक मेल आया, एक फीमेल आया, दोनों ने फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं, ह्यूमन में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो वैसे यहाँ पे भी जाइगोट बनेगा। जाइगोट से यहाँ पे स्पोरोफाइट बन जाता है, जैसे पीछे लिवर वॉट में बन रहा था, अब वही सारे सिस्टम यहाँ पे चलेगा। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट कर जाता है रूट में, जो नीचे फूट में जो नीचे वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट सेटा और आगे वाला पार्ट कैप्सूल में। अब कैप्सूल में ये जो यहाँ पे बता रखा है कि डिफरेंशिएट होता है, ये और ज़्यादा एलेबोरेशन के साथ होता है, मोर एलेबोरेट देन लिवर वॉट। जितना लिवर वॉट में हो रहा था उतना ही नहीं रहता, और ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं। फिर ये मियोसिस करके बना देता है स्पोर फॉर्म, कैप्सूल के अंदर स्पोर आपके फॉर्म हो रहे होते हैं और वो जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बॉडी बना लेते हैं, और यहीं पे एक और हमारा नया मोसिस बन जाता है। तो बस यही थी इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल, इसका रिप्रोडक्शन, हैबिटाट वगैरह हमें कुछ दे नहीं रखा। अगर आपसे पूछ लिया तो जो जनरल मैंने आपको उसके पहले थी ना ब्रायोफाइटा की, क्योंकि आखिर पार्ट किसका है, ये ब्रायोफाइटा की है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरा हाथ है, अब मैं आपसे बोलूँ कि कैसे समझाऊँ, ये हाथ है। अब मैं कहूँ कि ना इस हाथ को गर्म छूने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि जो हॉट कप वगैरह टीज़ वगैरह होती हैं, है ना, तो उनको कप वगैरह छूने में बहुत दिक्कत होती है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि इसकी इस उंगली को दिक्कत होगी, इस उंगली को नहीं होगी तो पूरे को, क्योंकि यूनाइटली हाथ ही तो बनाते हैं। वैसे ही मोजेस और लिवर वोट में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी करेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइटा से तो मैच करेगी, क्योंकि ब्रायोफाइटा की तो पार्ट है ये सारे। तो अगर आपसे हैबिटेट वगैरह पूछ लिया जाए तो वो आप बता सकते हो। बाकी यहीं पे हमारा मोसेस के साथ साथ ब्रायोफाइटा भी पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम करने वाले हैं टेरिडोफाइट, तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेरिडोफाइट। तो देखिए टेरिडोफाइट में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक स्लाइड में पूरा टेरिडोफाइट ख़त्म कर देंगे। तो देखिए ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है कोल्ड, डैम्प और शेडी प्लेसेस में, यानी यहाँ पे इसका हैबिटाट बताया गया है। ये ठंडी, डैम्प मतलब वही सड़ी गली जगह, और शेडी प्लेसेस वही आपका जो परछाई वाली जगह होती हैं, जो थोड़ी अंधेरी टाइप जगह होती है वैसे। फिर आगे दे एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं। जैसे पेड़ होते हैं ना, सॉइल को बांधे रखते हैं, वैसे ये टेरिडोफाइट है। फिर आगे दिस आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच मीन दे रिक्वायर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब तक जितने भी हम प्लांट पढ़ रहे थे वो कहाँ पे रह रहे थे, वो ज़्यादातर रह रहे थे अपना नदी वगैरह में, पानी में ज़्यादातर रह रहे थे। लेकिन ये जो टेरिडोफाइट है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहता है, ठीक है। तो जो ज़मीन पे रहता है उनमें से सबसे पहला प्लांट हमारा टेरिडोफाइट में आता है। अगर ज़मीन पे रह रहा है, अब अगर मान लो पानी में है तो कहीं से भी पानी ले लो, कहीं से भी खाना ले लो, है ना, कोई भी सेल ऑस्मोसिस करके खाना ले सकता है। लेकिन यहाँ पे अब मान लो बम्बू ट्री है ना, वो भाई होते हैं 50-50 मीटर तक, तब क्या करेंगे वो, तब वो सीधा उनके पास 50-50 मीटर तक पानी ले जाने के लिए कोई उनके पास सीढ़ी वगैरह तो होती नहीं है, वो अपने अंदर ही अंदर एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं जिसे कहते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम ये एक तरह के टिश्यू होते हैं। ये दोनों टिश्यू मिलके ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। जाइलम हमारा पानी ऊपर से नीचे ले जाता है, नीचे से ऊपर कहीं भी सिर्फ नीचे से ऊपर यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि उसे टहनियाँ वगैरह बहुत जगह खाना ले जाना होता है। फ्लोएम खाना ले जाता है, जाइलम हमारा पानी ले जाता है। होपफुली आपको पता होगा।
ठीक है, वास्कुलर सिस्टम इनके पास होता है। फिर अब आ जाते बात स्ट्रक्चर पे। अगर इनकी लीफ जो है वो छोटी है तो ये होंगे माइक्रोफिल्स कहलाए जाएंगे। एग्जाम्पल सेलाजिनेला, हाँ सेलाजिनेला। फिर आता है लार्ज लीफ, अगर थोड़ी बड़ी लीफ हो गई तो मैक्रोफिलस, एग्जाम्पल फन ले लो आप। फिर अब देखो ये प्लांट पूरा एक किंगडम है। अगर जैसे हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि एक सीरीज होती है टेक्सोनॉमी की, जिसे हम कहते हैं, जैसे वो होती है ऐसे किंगडम, फाइलम या डिवीजन। अगर फाइलम आ रहा है, हाँ किंगडम फाइलम डिवीजन, फाइलम आ रहा है तो एनिमल के लिए और डिवीजन हमारा प्लांट के लिए होता है। तो फाइलम डिवीजन उसके बाद क्लासेस होती हैं। तो वही है, ये किंगडम है और किंगडम किसके लिए, प्लांट के लिए, तो ये डिवीजन होगा, किंगडम डिवीजन, देन आता है हमारा क्लास। तो इस एक डिवीजन को क्लासेस में 4 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहली क्लास है साइलोसाइडिया। फिर आता है हमारा ल्यूकोसाइडिया, फिर फेनोसाइडिया एंड अगेन टेरोसाइडा। ठीक है, टेरोसाइडा, फिनोसाइडा, ल्यूकोसाइडा और सीलोसाइडा, ये हमारे 4 क्लासेस हैं। अब इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, या पढ़ लेना। साइलोटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्राइपटेनिस, पैटेरिस, एडियंटम। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें कुछ समझाने की है नहीं चीज़। अभी आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरे का मैं हट गया हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं हटाता, पीछे करके ले लेना। फिर उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारी चीज़ों का आप समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ याद करना है। समझने वाली बात यहाँ पे आती है। अब सर आप में से कोई बोलेंगे सर कुछ रह गया है ये चीज़, तो देखो ये चीज़ भी अभी पढ़ाएंगे, पहले ये पढ़ दो। ये अलग टॉपिक है, यहाँ पे मार्क कर दो, रेड मार्कर का है। हाँ जी। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी पड़ी इतनी बड़ी सी, ये सीधा आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगर आपको इस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन आता है। अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाए कि आप साइलोसाइडिया का एक एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल दे दो और आप ये डेफिनेशन लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओ। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये लाइफ साइकिल टॉपिक से कोई भी वो आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपको लग रहा है कि इस स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो आप अपने शब्दों में लिखने की बजाय अगर ये स्टेटमेंट यूज़ कर ले तो ना आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी के और ऊपर से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब कैसे, वो देखो लिखा क्या है, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं, उनमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज क्या है, वही कि ये सारे गैमेटोफाइट होते हैं। तो वही है यहाँ पे लिख रखा है कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी उनके पास प्रेजेंट होती है। ये डोमिनेंट फेज है किसका, ब्रायोफाइट का। हाउएवर लेकिन इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज सैप्रोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे लिखा पड़ा है कि जो टेरिडोफाइट है, जो ब्रायोफाइट है, उसकी जो मेन साइकिल है उसमें डोमिनेंट फेज जो है वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। लेकिन टेरिडोफाइट में, जैसे कि मैं आपको पिछली बार भी बताते आ रहा था, जो टेरिडोफाइट है उसमें मेन बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे डोमिनेंट फेज होगा टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का। अब यही आगे स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, ट्रू स्टेम में, ट्रू रूट में, ट्रू लीफ में। अब से जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं ब्रायोफाइटा तक, वहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रू वर्ड नहीं आया था। वहाँ पे यही आ रहा था, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक अपेंडेजेस या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन कहीं भी ट्रू शब्द नहीं आ रहा था। तो आप ये समझ सकते हो कि टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट plants which access true roots, true stem, true leaves। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे।
तो देखो, जब ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो मान लो एक स्पोरोफाइट जन्म हुआ, एक स्पोरोफाइट का जन्म हुआ। अब वो ग्रो करते 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 एक और नया स्पोरोफाइट बनाएगा। तो वो बनाता कैसे, वो देखना हमें। तो देखो, एक होता है स्पोरोफाइट। अब हम टेरिडोफाइट की ऑब्वियस ही बात कर रहे हैं। और टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही होगी। यहाँ पे आप यहाँ पे स्पोरोफाइट की जगह ये भी लिख सकते थे मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी जो भी होगी टेरिडोफाइट की, वो होगी स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे लिखा रखा इन सम केसेस इट मे बी कॉम्पैक्टेड एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोबिलाई कोन्स इन एग्जांपल इन सेलेंजिनेला एंड एक्विसेटम। कुछ केसेस में ये पूरी लीफ हो गई, उसके ऊपर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। हाँ जी, ये लीफ हो गई, इसके ऊपर कुछ केसेस में ये आपका स्ट्रॉक है, ये यहाँ पे ऐसा कॉम्पैक्ट, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ केसेस में ऐसा कॉम्पैक्ट और एक यानी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोबिलाई और कोन्स। बाकी आपके एनसीईआरटी में आपको दिखा दो डायग्राम में, ये देखो, ये आपको दिख रहा हो यहाँ पे स्ट्रोबिलाई, कॉम्पैक्टेड जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रोबिलाई होते हैं। और ये देखो, ये जो नोड ये होते हैं हमारे नोड्स, और इसके बीच की जगह को हम इंटरनोड कहते हैं। ये ब्रांचेस हो गई हमारी। यहाँ पे राइजोम हो गई, यानी वही रूट लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए। ठीक है, एक बार इसकी ओपेसिटी डन। तो देखो, इंटरनोड और नोड को अभी आपको कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी जान लो, ये मेरी उंगली है, तो इसके जो यहाँ पे निशान है वो नोड होंगे, और उनके बीच की चीज़ें इंटरनोड होगी। बुक में डायग्राम में आपको दे रखा था, इसलिए बता दिया, वरना कोई काम का है नहीं, बाद में काम आएंगे ये जब आप फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ोगे। तो देखो, ये जो कॉम्पैक्टेड स्टेज है ये स्ट्रोबिलाई और कोन्स में आता है। अब एग्जाम्पल है इसका सेलाजिनेला, और सही पढ़ दिया क्या मैंने, सेलाजिनेला। ठीक है, फिर आता है एक्विसेटम, बहुत ज़्यादा, अब हाँ बहुत ज़्यादा बकवास नाम है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में मतलब आएंगे तो ये, लेकिन जो कहते हैं ना टंग ट्विस्टर टाइप है भाई। फिर देखो, अब टॉपिक से बढ़ गया हम, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में होंगे 2n। अब स्पोरोफाइट, यही स्पोरोफाइट यानी स्ट्रोबिलाई या फिर कोन में ही हमें क्या पाया जाएगा, हमें पाए जाएंगे लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाएंगे हमारे पास, जो कि स्पोर बियर करेंगे। यानी ये जो स्ट्रोबिलाई है इसी में ही लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाएंगे। वो लीफ नहीं है, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं। ठीक है, वो पाए जाएंगे जो कि स्पोर बियर करते हैं। बियर का मतलब होता है सहना, या फिर आप कह सकते हो उसके ऊपर है। ठीक, तो स्पोर उसके ऊपर होते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो अब ज़्यादा डिफ्रेंशिएट के ऊपर हुआ मत बनाना कि सर स्पोरोफाइट और स्पोरोफिल्स में डिफरेंस बता दो, सब बता दिया है कि स्पोरोफाइट तो एक मेन प्लांट बॉडी है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो जहाँ एक ऐसा लीफी लाइक अपेंडेजेस स्ट्रक्चर जहाँ पर स्पोर बियर हो रहे हो वो स्पोरोफिल हो जाएगा। तो यहाँ 2n से 2n ही रहेंगे, ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है, ना कुछ डिवीजन हो रहा है। ठीक है, फिर अब स्पोरोफाइल से मियोसिस हो गए, स्पोर बनेंगे। यहाँ पे 2n थे, यहाँ पे n हो जाएंगे, स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे, स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होके अब हमेशा स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो हमेशा याद रखना गैमेटोफाइट बॉडी बनाता है। उस गैमेटोफाइट को हम नाम दे देते हैं टेरिडोफाइट के अंदर प्रोथैलस। यानी पहले जितने भी हम देखे आए थे लिवर वॉट मोसेस ब्रायोफाइटा वगैरह, इन सब में क्या हो रहा था, इन सब में सीधा हम गैमेटोफाइट लिख रहे थे, लेकिन सिर्फ टेरिडोफाइट के लिए हमने प्रोथैलस वर्ड यूज करा है। क्यों, क्योंकि थैलस से जस्ट थैलस नहीं है, यहाँ पे थैलस होता है कि प्लांट, वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे प्रोथैलस, प्रो बंदा आ गया, एक होता है ना, एक होता है नूव, एक होता है प्रो, तो यहाँ पे प्रो आ गया। तो प्रो के पास असली रूट है, असली स्टेम है, असली लीफ है। ठीक, अब एक मोस्टली ठीक,
तो प्रोथैलस की आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं, ये 3 पॉइंट लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नंबर में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर पूछ लिया जाए तो आप ज़्यादा लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कर सकते हो। बाकी इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बार देखते हैं, नज़र मारते हैं। बेबी मल्टी सेलुलर, प्रोथैलस मल्टी सेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग भी हो सकता है, यानी गैमेटोफाइट हम देखते हैं यानी फ्री लिविंग होता है। फिर आगे मोस्टली फोटोट्रॉफिक, अब वही है टेरिडोफाइट का एक पार्ट है, तो टेरिडोफाइट भी प्लांट का पार्ट है, प्लांट फोटोट्रॉफिक करेगा, ये फोटोट्रॉफिक करेगा तो ये भी फोटोट्रॉफिक करेगा न्यूट्रिशनल बेसिस पे। फिर आता है रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस, इसी का पार्ट है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। फिर आता है प्रोथैलस के पास, यानी ये जो गैमेटोफाइट हमारे पास बॉडी बनी है, अब हमें गैमेटोफाइट बॉडी नहीं बनानी है, हमें बनानी है स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक। तो प्रोथैलस यानी जो गैमेटोफाइट बॉडी है आपके पास, उसके पास होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, एक मेल भी होगा एक फीमेल भी होगा। मेल के लिए वही एंथेरिडिया, फीमेल के लिए आर्काइगोनिया, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद जैसे ह्यूमन में जाइगोट बनता है, वैसे यहाँ पर भी जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आगे ग्रो करके मेन प्लांट बॉडी बना देगा, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। तो बस यही पूरी लाइफ साइकिल है। अब देखो कुछ ज़्यादा ऐड हुआ, मैंने आपको ब्रायोफाइटा जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि इनमें से किसी एक की भी अगर आप लाइफ साइकिल अच्छी तरह याद कर लेते हो तो बाकियों में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि देखो ब्रायोफाइटा में कहाँ तक सेम था, हाँ गैमेटोफाइट लास्ट बन रहा था, गैमेटोफाइट से ऊपर का तो ये तो पूरा सेम ही था, उसमें भी उसमें यहाँ से चालू था, गैमेटोफाइट स्पोर बना, स्पोर से बना, हाँ ठीक है, वहाँ पे यहाँ से सीधा यहीं से चालू कर दिया था कि हाँ ठीक है। तो देखो वहाँ पे सीधा यहाँ से चालू कर दिया कि स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोथैलस बना देंगे। प्रोथैलस के बाद ये चीज़ जाइगोट प्लांट मेन बॉडी जो स्पोरोफाइट है, देखो वहाँ पे कहाँ से चालू हुआ था, ब्रायोफाइटा में कहाँ से चालू हुआ था, ब्रायोफाइटा में यहाँ से चालू हो गया था। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएंगे, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, फूट में, सेटा में, कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर दोबारा हमारे पास स्पोर आएंगे, स्पोर फिर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना देंगे, यानी वही हमारा ब्रायोफाइटा की एक नई बॉडी बना देंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो रही थी, तो वही चीज़ें यहाँ पे अब ऐड क्या हुआ है, ये यहाँ स्पोर से लेके मेन प्लांट बॉडी और इससे आगे तक तो ब्रायोफाइटा में था, स्पोर से पहले बस ये 2 स्टेप और ज़्यादा ऐड तो हुए हैं। वहाँ पे हम ये याद रखना कि ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, तो वहाँ पे गैमेटोफाइट ही आपको उठाना पड़ेगा और गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट ही बनाना पड़ेगा। तो गैमेटोफाइट में आप लिख सकते हो सेक्स ऑर्गन से तो जाइगोट बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, ये सारी चीज़ें। गैमेटोफाइट से दोबारा ऊपर चल के स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा, दोबारा गैमेटोफाइट बन जाएगा, हो गई ब्रायोफाइट है की। लेकिन अगर जब आपको याद है टेरिडोफाइट स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, तो स्पोरोफाइटिक में आपको स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनानी पड़ेगी। स्पोरोफाइट स्पोरोफिल बना देगा, स्पोरोफिल स्पोर फिर प्रोथैलस, फिर वही ब्रायोफाइटा की एक्नॉलेज हो जाएगी, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जाइगोट देन स्पोरोफाइट। और यहीं पे हमारा जो टेरिडोफाइट टॉपिक है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब बस हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म, और ये चैप्टर भी यहीं पे हो जाता है स्वाहा। तो अब आता है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। तो देखो जिम्नोस्पर्म्स और आपका ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन सब में अंतर क्या है? देखो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट, इन दोनों में क्या हो रहा था, जो गैमेटोफाइट था वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रह सकता था। लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टली लिव्ड है, और शायद उन दोनों के सीड में कवरिंग भी मिल सकती है आपको। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो जाना ही इसी नाम से जाता है कि जो उसकी कवरिंग होगी, जो उसकी सीड की कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग होगी, वो प्रेजेंट नहीं होगी, यानी वो नेकेड सीड होगा। जैसा कि जिम्नो का मतलब ही नेक्ड होता है
और स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। फिर अब यहाँ पे बता रखा है आपको कि क्यों ऐसा होता है। ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall, hence no fruit are formed, only naked seed are formed। जैसा कि आप सभी जानते हो फ्लावर में एक ऐसे ओवरी होती है, ठीक। तो जनरल कंडीशन में क्या होता है कि ओव्यूल जो होता है वो ऐसे कुछ होता है, लेकिन इस जिम्नोस्पर्म वाले कंडीशन में क्या है, ये जो आपको डेफिनाइट वॉल दिख रही है ये प्रेजेंट नहीं रहती, इन दोनों का मटेरियल आपस में मिक्स रहता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अब जो ये वॉल थी वो बनने वाली थी हमारी सीड की वॉल, और ये ओव्यूल था वो बनने वाला था सीड, तो वो अब रहा नहीं, तो इसलिए ये पूरा की पूरा सिर्फ सीड बनता है, इसमें कोई भी वॉल होती नहीं है, ठीक। नाउ अब आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में हमें 3 चीज़ें देखनी है, रूट देखना है, स्टेम देखना है, लीफ देखना है। तो देखो रूट में क्या है, रूट नॉर्मली जो पाई जाती है वो होती है टैप रूट्स। टैप रूट्स क्या होता है, ऐसे एक आपने जब बचपन में सीनरी विनरी बनाई हो पेड़ वगैरह की, तो पेड़ के नीचे आप याद करो ऐसे पेड़ बनाते थे, पेड़ के नीचे आप ऐसे 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 रूट निकाल देते थे। तो देखो रूट के 2 ही टाइप होते हैं, एक हमारा हो गया टैप, वैसे 3 टाइप होते हैं, एक टैप रूट हो गया, एक ये वाली जो रूट है इसे कहते हैं हम फाइब्रस रूट, फाइबर की तरह है, ये हो गई टैप रूट, इसके यहाँ फाइबर निकले होते हैं, ठीक। ये होती है डीप फीडर, मतलब डीप फीडर, ये अंदर जाके बहुत गहराई में जाके खाती है, और ये खाती है सरफेस में, इस सरफेस में अपना मटेरियल वगैरह सब ढूंढती है। तो नॉर्मली जो जिम्नोस्पर्म की रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती है, लेकिन कुछ आ जाते हैं हमारे पास स्पेशल केसेस, जब इनकी रूट्स एसोसिएशन कर लेती है फंजाई के साथ, तब उस कंडीशन को कहते हैं माइकोराइजा। एग्जाम्पल है इसका पाइनस, और एक होती है हमारे पास कंडीशन और एक हमारे पास कंडीशन होती है कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड रूट्स क्या होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो हमारी रूट है वो एसोसिएशन कर ले। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इतना लंबा निकले की जगह मैं सिर्फ एक H से वर्ड लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपको होमवर्क देने वाला हूँ मैं। आप बताओ मेरे को नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, कमेंट्स में मेरे को जानना है। फिर इसके बाद एग्जैक्ट हो गया, मतलब एग्जैक्ट करो, एग्जाम्पल हो गया साइकस। अब आते हैं स्टेम पे। स्टेम कैन बी ब्रांच्ड, कैन बी अनब्रांच्ड। जब ब्रांच्ड होगी तो उसका आपको एग्जाम्पल दे रखा है पाइनस और सेड्रस, और अनब्रांच होगी तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है साइकस। अब जब लीव्स की बात आए तो लीव्स देखो होती 2 प्रकार की हैं, एक सिंपल लीफ, मैं आपको अभी बता दूं, ये वैसे आप सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा रिलेट करके बताऊंगा तो आपको क्लियर रहेगा। अभी अगर सीधा आप ऐसे याद रखने लगो कि इस जो जिम्नोस्पर्म की लीफ होती है वो पिनिटली कंपाउंड लीफ होती है, तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इसे या छोड़ो, इसी में बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जो लीफ होती है ना आपकी वो 2 प्रकार की होती है, एक सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होता है, एक पेटियोल पे, अब वही है, आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है 5वां, तो पेटियोल का क्या मतलब बताऊंगा, चलो वैसे बताता हूँ आपको। ये लीफ है, लीफ को जहाँ से पकड़ते हैं ना वो हिस्सा पेटियोल कहलाता है, ठीक। तो जब एक पेटियोल पे एक ही लीफ कनेक्ट हो तो उसे क्या कहेंगे हम, सिंपल। और जब एक पेटियोल पे डिफरेंट टाइप की बहुत सारी ऐसे डिफरेंट टाइप की, बहुत डिफरेंट टाइप की, एक ही टाइप की लीफ होगी लेकिन बहुत सारी डिफरेंट लीव्स एक ही पेटियोल पे कनेक्ट हो तो उसे हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। अब जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये जो यहाँ पे बताई गई है हमें किसके केसेस में,
फर्न के केसेस में बताया गया, जिम्नोस्पर्म के केसेस में वो ऐसे बनती है, नीम के पत्तियों की तरह ऐसे। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगी। ये गोले गोले बना दे रहा हूँ मैं, एकदम अपोजिट रहते हैं, ऐसे नहीं अल्टरनेट रहेंगे। ये सिंपल में भी मतलब जो कंपाउंड लीफ होती हैं उनमें भी 3 प्रकार होते हैं, एक अपोजिट, एक अल्टरनेटिव और एक वोल्ड। वो आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो। जैसे जो अब आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ये रहा पेटियोल और ये रहा एक ही लीफ यहाँ पे एडजस्ट है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप नीम का पेड़ देखो, ये मान लो ये पूरा पेड़ है, यहाँ पे ऐसे टेढ़ा है पेड़, ठीक है। टेढ़े पेड़ से शाखा निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, और ब्रांच से यहाँ पर पेटियोल निकली है। पेटियोल निकली है जो कि एक मेन मिडरिप बना रही है। मिडरिप क्या होता है? जो पत्ती के बीच में जो धारी होती है ना, वो मिडरिप होती है। तो पेटियोल मिडरिप बना रही है, लेकिन उस मिडरिप से भी अलग अलग तरीके के पेटियोल निकल जा रहे हैं और वो फिर अपना लीफ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यानी क्या हुआ, एक पेटियोल से मल्टीपल क्या हुए, लीफ कनेक्ट हुए। तो उसी को हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो ऐसी लीफ यहाँ पर भी पाई जाएंगी, ठीक है। समझ आया ना कैसे है ये? और हाँ, एक और बता दो, ये इस पूरे को लीफ नहीं कहते हैं, इन पूरे को कहते हैं लीफलेट। लीफलेट ऐसी कुछ स्पेलिंग होती है। और बाकी ये जो ये वाली बीच वाली है, इसे रचीज कहते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, चैप्टर नंबर 5 का था ये सारा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन करते हैं। लीफ जनरली पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। लीव्स आर अडेप्टेड टू विड्रॉल एक्सट्रीम कंडीशन। जो इसकी लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए बनी है। मतलब विद स्टैंड मतलब खड़े रहने के लिए, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में से डटे रहने के लिए बनी है ये। इन कोनीफर्स एक एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, नीडल लाइक लीफ होती है, एकदम नोकीली लीफ होती है। थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक वैक्स की लेयर होती है पत्ती के नीचे के साइड पे, जहाँ पे स्टोमेटा होता है उधर के साइड पे, हाँ ऊपर की साइड पे, नीचे के दोनों पे, ठीक। तो थिक क्यूटिकल, बहुत मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है। सकन स्टोमेटा, सकन का मतलब होता है अंदर घुसा हुआ। जैसे एक हो गया लीफ है, लीफ के बाहर ही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक हो गया लीफ के अंदर एकदम धसा हुआ है स्टोमेटा है, ऐसे नहीं कि स्टोमेटा नहीं है, लेकिन वो अंदर धसा पड़ा है। तो वैसे सकन स्टोमेटा है। अब ये क्यों है? ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेसर। अब ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, वाटर का लॉस कैसे होएगा? 3 तरीक़ों से ही हो सकता है। मतलब 3 तरीक़ों से क्या कह रहा हूँ, 2 एक ही तरीके से हो सकता है। सन की रेस पड़ेंगी और स्टोमेटा से पानी खींच लिया जाएगा। तो वो कैसे रोका जा सकता है? नीडल लाइक लीफ बना दो, जिससे क्या होगा, जो एरिया होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सन की जो लाइट है वो पूरी पत्ती पे, पूरी अगर पत्ती मान लो बड़ी है तो काफ़ी सारे स्टोमेटा हो गए, काफ़ी सारे स्टोमेटा से खींच लेगा पानी सन। लेकिन ऐसा ना हो, सन की रेस खींचेंगे, ऐसा ना हो, तो इसीलिए जो लीफ है उसका साइज ही छोटा कर दिया, एरिया रिड्यूस कर दिया, नीडल लाइक लीफ बना दी। फिर आता है थिक क्यूटिकल यानी जो वैक्स की लेयर है वो बहुत मोटी बना दी। जिससे क्या होगा, अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन रेज रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर सकन स्टोमेटा। अब मेन जो एम है सनलाइट का वो क्या है? लीफ के अंदर घुस के उसमें से पानी निकालना है ना, अंदर क्या घुस के लीफ के स्टोमेटा तक पहुंचना। तो स्टोमेटा तक थिक क्यूटिकल लेयर पहले तो बहुत सारी रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, लेकिन सकन स्टोमेटा और ज़्यादा धसा हुआ स्टोमेटा, यानी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लाइट को। लाइट तो मेहनत करती ही नहीं है, लाइट तो सीधा चलते हैं, पहुंच गई, नहीं पहुंची। फिर तभी इन्हीं तीनों कारण की वजह से जो लॉज ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है। किसमें? कोनीफर्स में। अब जो जिम्नोस्पर्म के ये जो पॉइंट है स्पोर वाला, ये स्ट्रक्चर में नहीं आता है, पहले बता दूं। ये
रिप्रोडक्शन में आता है। यहाँ पे टॉपिक डाला नहीं क्या मैंने, चलो कोई नहीं, यहाँ पे डाल लेना रिप्रोडक्शन। ठीक, तो स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, रिप्रोडक्शन में आ रहा है। रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है यहाँ पे, स्पोर से हो रहा है। स्पोर कैसे है यहाँ पे, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस अभी पिछली स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं, एक होता है होमोस्पोरस, एक होता है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस वो होमोस्पोरस कह सकते हो आप, वो स्पोर होते हैं जो कि एकदम आइडेंटिकल हो, यानी एकदम एक जैसे हो। और एक होता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस वो स्पोर हैं जो आइडेंटिकल ना हो, एक बड़ा हो साइज में, एक छोटा हो। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में भी काफ़ी बच्चों को कह सकते हो कन्फ्यूजन रहती है। तो देखो, हैप्लॉइड में कोई भी आइडेंटिकल नहीं बनता, इसमें क्रोमोसोम एन ही रहते हैं। क्यों नहीं बनता आइडेंटिकल, अगेन वही वाली बात है, यहाँ पे कोई पेयरिंग हो ही नहीं सकती। अब आप एक बड़ा साइज़ का एक छोटा साइज़ को इसकी पेयरिंग कर दोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन अगर दो बड़े बड़े साइज़ के आ गए, यानी होमोस्पोरस कंडीशन हो गई, तब डिप्लॉइड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ दो पेयर बन गए, तो n की जगह, क्रोमोसोम की जगह 2n बन गए, वहाँ पे पेयरिंग भी हो गई। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो छोटा वाला स्पोर है वो दिया गया है मेल को, यानी मेल को दिया क्या गया है, मेल का ही होता है। और मेगा स्पोर यानी जो बड़ा वाला स्पोर है वो हो गया फीमेल का। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में बहुत सारे टर्म्स हैं, कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं आपके लिए चार्ट ले आया हूँ। इस चार्ट के बदौलत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लिवरवॉर्ट्स में कि एक स्ट्रक्चर होता है थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के ऊपर ऐसे यहाँ पे एंथेरिजियोफोर लटक रहा होता है, और यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लिवरवॉर्ट मोसिस से ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट में बताया था, हाँ टेरिडोफाइट में बताया था कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में। और मैंने आपको बताया था कि ये आपकी मान लो एंथेरिजियोफोर है या फिर आर्केगोनियोफोर है। तो अगर मेल के लिए है तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक, ये थोड़ा फ्लावर टाइप नहीं बनेगा, थोड़ा पत्ती टाइप का बना देना। और फीमेल के लिए कैसा बन जाएगा, फीमेल के लिए बन जाएगा यहाँ पे, फीमेल के लिए फूल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे फूल सा बन जाएगा। तो मेल स्ट्रोबिलाई, वैसे ये तो अलग चीज़ है, ये स्ट्रोबिलाई नहीं है। स्ट्रोबिलाई तो कॉम्पैक्टेड स्पोरोफिल होता है जिसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों में एक जैसा दिखता है। बाकी आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जहाँ पे ये पाया जा रहा है वो आपके देना मेल स्ट्रोबिलाई यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जा रहा है आपके देना फीमेल स्ट्रोबिलाई पाया जाएगा। अब देखो, ये जो मेल स्ट्रोबिलाई है, इस मेल स्ट्रोबिलाई है क्या है, स्ट्रोबिलाई स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। अब स्पोर्स जो मेल है वो कैसे होंगे, स्पोर्स वो माइक्रो होंगे, छोटे होंगे। तो माइक्रो स्पोरेंजिएट नाम पड़ गया मेल स्ट्रोबिलाई का। ऐसे ही फीमेल स्ट्रोबिलाई का नाम पड़ गया मेगा स्पोरेंजिएट। क्यों, क्योंकि उसमें जो स्पोर होते हैं वो बड़े होते हैं। ये ईएट, फिल और जिया, फाइट वगैरह, इन सब में कंफ्यूजन मत रखना, अभी सारी चीज़ें सोल्व होती चली जाएगी। ठीक, तो मेल स्ट्रोबिलाई को माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई को मेगा स्पोरेंजिएट। फिर आता है हमारे अब स्पोरोफाइट हमारे पास एक मेन बॉडी, उससे क्या बनेंगे, स्पोरो। उसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे। ठीक है, आपको पढ़ाया था अभी टेरिडोफाइट में लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे जो बियर करेंगे स्पोर्स, और वो बना देंगे स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल अगर मेल में बन रही है तो वो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगी, क्योंकि छोटे स्पोर के मतलब छोटा स्पोर बियर कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े स्पोर बियर कर रहे हैं तो मेगा स्पोरोफिल। अब ये मैं छोटा वाला बार बार नहीं कहूँगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। ठीक, तो अब नाउ मेल में माइक्रो, इसी को ही जैसे यहाँ पे स्पोरेंजिएट कह दिया था, अब स्पोरोफिल को स्पोरेंजिया कह दिया है, और यहाँ पे भी वही स्पोरेंजिया का है। तो माइक्रोस्पोरोफिल को माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल को मेगा स्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया में से आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में से फॉर्म होगा क्या, माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा। समझ रहे हो, जो हाँ,
ये है क्या, ये क्या था स्पोरोफाइट, ये क्या था स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता, तो वही यहाँ पे होगा, लेकिन माइक्रोमेगा मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में हमने लगा दिया आगे। ठीक, ये फॉर्म हुआ। अब स्पोर यहाँ पे मेल के साइड में जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बना देगा। स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाता है, पता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेगा स्पोर में एक स्पोर में काफ़ी सारे सेल होते हैं, तो उनमें से एक सेल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे कोई ना डिवीजन हो रहा है, ना ही कोई कुछ जर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट करा जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है, उसी को सेलेक्ट कर लेंगे ना। मेगा स्पोर से बन जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं MMC। MMC एक MMC सेलेक्ट करा जाएगा और यहाँ मेल गैमेटोफाइट, जैसा हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, है ना, इन सब में हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो, तो इसीलिए लिख रहा था क्योंकि वहाँ फ्री लिविंग है, लेकिन यहाँ फ्री लिविंग नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिया है, मतलब बना और देन मर गया, बन के क्या हुआ, डिवाइड कर गया। डिवाइड कर यानी कह सकते हो आप रिड्यूस कर गया, और रिड्यूस किस में करा है, पॉलिन ग्रेन में रिड्यूस करा है। पॉलिन ग्रेन कहाँ होते हैं, एंथर में होते हैं। ठीक, तो देखो मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस होके पॉलिन ग्रेन बना देगा, और ये MMC है जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो एक सेल लिया गया उस स्पोर में से, वो मियोसिस करके बना देगा ओव्यूल। और ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आर्काइगोनिया में। आर्काइगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है किसका, जिम्नोस्पर्म का। और अगर मैं पूछूं मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा जिम्नोस्पर्म का, हो जाएगा एंथर, हाँ एंथेरिगोनिया, गोनिया हो गया, एंथ्रियोजॉइड, ऐसी कुछ होगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है पॉलिन ग्रेन हो गया, ये ओव्यूल हो गया। अब पॉलिन ग्रेन हो गया मेल, ओव्यूल हो गया फीमेल, दोनों कर देंगे फर्टिलाइज। अब ओव्यूल और आर्काइगोनिया में ही रहेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी, लेकिन जो मेल है उसे फीमेल के पास चल के आना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता है, जो मेल है वो फीमेल के पास चल के आता है, तो जो मेल यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है वो ओव्यूल के पास चल के आएगा। अब चल के क्या है, इन द सेंस ऐसे चल के नहीं जा रहा, वो किसी मक्खी के द्वारा या एयर करंट के द्वारा आप कह सकते हो डिस्पर्स हो रहा है। ठीक, तो डिस्पर्स होके जब ये मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के साथ ही यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रायो की कोई लेयर नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एम्ब्रायो की कोई लेयर नहीं है, एम्ब्रायो की लेयर आगे जाके सीड की कवरिंग बनने वाली है, तो सीड की भी कोई कवरिंग नहीं होगी। हैंस नेक सीड पैदा हो गया है, या फिर कह सकते हो नेक सीड बन गया है, तो हमारे एक और जिम्नोस्पर्म बन गया। हमने तबाही मचा दी, पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो देखो ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो इतनी लेट आ रही है इसका क्या रीज़न है। ये जो वीडियो लेट आ रही है भाई, चैनल पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, तो अभी सारे इशू सॉल्व हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी ही वीडियो आएगी और बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। फिजिक्स की वीडियो आने वाली है प्रोजेक्टाइल की, उसी में वेक्टर वगैरह सब पढ़ा दूंगा। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन, हाँ मोशन इन प्लेन, हाँ यही तो है नाम है उसका, मोशन इन प्लेन, तो वही पढ़ा दूंगा सारा की सारा, और आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले अभी बायो हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री के भी हो गए हैं हमारे, 2 चैप्टर हो गए हैं, तीसरा भी करा ही देंगे। तो बाकी नेक्स्ट मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।